कहानी की शुरुआत में ग्रेनोई नाम के आदमी को पूरे शहर की निगाहों के सामने सूली पर चढ़ाने के लिए लाया गया। उस मंच के सामने खड़ी भीड़ गुस्से से पागल होकर चिल्ला रही थी, क्योंकि इस शख्स ने पिछले कुछ वक्त के दौरान शहर की कई खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। फैसला बिल्कुल साफ था, जब तक इस कातिल के जिस्म से आखिरी सांस ना निकल जाए तब तक इसे ऐसे ही लटकाया जाएगा। इसी आदेश को पूरा करने के लिए जल्लाद अपना आखिरी काम अंजाम देने के मकसद से उसके ठीक पीछे खड़ा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मौत के इतने करीब खड़े होने के बावजूद ग्रेनोई के चेहरे पर डर नहीं था और वो बिल्कुल शांत दिख रहा था। उसने चुपचाप अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डाला, वहाँ से एक छोटी सी परफ्यूम की शीशी निकाली और उसकी चंद बूंदे अपने रुमाल पर छिड़क कर उसे खुली हवा में लहरा दिया। जैसे ही उस रुमाल से उड़ती हुई वो जादुई महक आसपास खड़े लोगों की नाक तक पहुंची, वहाँ का पूरा माहौल अचानक से बदल गया। जिस जल्लाद ने कुछ ही पलों में ग्रेनोई की जान लेनी थी, उसने रोते हुए अपना हथियार जमीन पर फेंक दिया और उस कातिल के कदमों में अपने घुटने टेक दिए। हैरत अंगेज तौर पर बात सिर्फ उस जल्लाद तक महदूद नहीं रही, बल्कि उस परफ्यूम की तीव्र गंध ने मंच के सामने जमा पूरी जनता को बुरी तरह से अपने काबू में ले लिया था। जो लोग बस कुछ सेकंड पहले तक उस शख्स को मौत की गालियां दे रहे थे, वही लोग अब अपने आंसू बहाते हुए उसे एंजल ऑफ लव पुकार रहे थे। उस मैदान में खड़े अनजान लोग रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे, जहाँ हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा प्रेम और वासना का नशा छा गया था। यहाँ तक कि जो पड़ोसी सालों से एक दूसरे से नफरत करते आते थे, वो भी बिना किसी शर्म के एक दूसरे पर मोहब्बत लुटाने लगे। उस दिन उस मैदान में न कोई सामाजिक पाबंदी बची थी और न ही किसी तरह की शर्म। वहाँ बस जिस्म और चाहत का एक बेहिसाब समंदर उमड़ पड़ा था। इस मायूस को नशे का असर इतना गहरा था कि सामने खड़ा चर्च का पादरी भी उस बहाव में खुद को रोक नहीं पाया। अब तक वहाँ जमा पूरा नगर इस बात पर यकीन कर चुका था कि मंच पर खड़ा वो कातिल कोई आम शख्स नहीं, बल्कि खुद ईश्वर का भेजा हुआ एक पवित्र अवतार है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी था कि आखिर उस एक छोटी सी परफ्यूम की शीशी में ऐसा क्या जादू था जिसने एक भयानक मौत की सजा वाले दिन को इस दर्जे के पागलपन में तब्दील कर दिया। इस अनसुलझे रहस्य का जवाब आज से कई सालों पहले पेरिस के एक इंतहाई बदबूदार फिश मार्केट की गलियों में छिपा था, जहाँ इस कातिल का पहली बार जन्म हुआ था। उस दिन की बात है जब उस फिश मार्केट की सड़ी हुई गंदगी और कचरे के ढेर के बीच एक औरत जमीन पर बैठकर मछलियां काटने का काम कर रही थी। काम के दौरान अचानक उसे पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके नतीजे में वहीं उस मछलियों के कचरे के बीच ग्रेनोई पैदा हुआ। लेकिन जन्म होते ही माँ की ममता दिखाने के बजाय उस औरत ने उस नवजात बच्चे को बेरहमी से लात मारकर दूर कचरे में फेंक दिया। दरअसल इस घटना से पहले भी वो औरत अपने 4 नवजात बच्चों को बिल्कुल इसी तरह पैदा होते ही मार चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि शायद ग्रेनोई भी उस कचरे के ढेर में घुटकर जल्दी मर जाएगा। मगर इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जैसे ही उस नवजात बच्चे ने मार्केट की उस भयानक और तीखी गंदगी को सूंघा, उसकी सांसें चल पड़ी और वो जोर जोर से रोने लगा। उस छोटे से बच्चे की तेज आवाज सुनते ही उसकी माँ पूरी तरह घबरा गई और पकड़े जाने के डर से तुरंत वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने लगी। हालांकि तब तक आसपास खड़े लोगों ने ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था, जिसके चलते उस मार्केट में जोरों का शोर मच गया। इस पूरी भीड़ भाड़ और हंगामे का नतीजा ये निकला कि वो कातिल माँ वही मौके पर पकड़ी गई और फिर कानून के मुताबिक बिना वक्त गवाए उसे उसी वक्त फांसी की सजा देकर मौत के घाट उतार दिया गया। अपनी माँ के मरने के बाद ग्रेनोई को कानूनन एक अनाथालय में भेज दिया गया, जिसकी कुर्ताधारता मैडम गेलार्ड नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उस अनाथालय में पहले से ही इतनी भीड़ थी कि नए बच्चों के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन चूंकि मैडम गेलार्ड सरकार के आदेश के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, इसलिए किसी तरह उसने वहाँ मौजूद कुछ लड़कों के बिस्तर पर ग्रेनोई को एडजस्ट करवा दिया। मगर अब सवाल उन लड़कों का था जो पहले से उसी बिस्तर पर सोते थे, क्योंकि नए बच्चे के आने से पैर पसारने तक की जगह नहीं बची थी। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बाकी बच्चों ने आपस में सलाह की और रात के अंधेरे में ग्रेनोई का मुंह दबाकर उसे मार डालने की कोशिश की। तभी अचानक मैडम गेलार्ड को इस साजिश का पता चल गया और एक बार फिर किस्मत से ग्रेनोई की जान बच गई। असल में वे अनाथ बच्चे ही मैडम गेलार्ड की कमाई का मुख्य स्रोत थे, इसलिए वो पूरा दिन उनसे मजदूरों की तरह काम करवाती थी। इसी अजीब सी कश्मकश में देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। 5 साल का होने के बावजूद ग्रेनोई के मुंह से अब तक एक शब्द नहीं निकलता था और ऊपर से उसकी हरकतें भी किसी नॉर्मल बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो अपने आसपास की किसी भी चीज को ऐसे ध्यान से सूंघता था मानो वो कोई लजीज मिठाई हो। वक्त गुजरने के साथ उसकी ये अनोखी आदत और भी बढ़ती चली गई। अब हालत ये थी कि वो आंखें बंद करके भी दूर दूर तक की चीजों की गंध बड़ी आसानी से पहचान लेता था। कहाँ पत्थर पड़ा है, कहाँ मेंढक छिपा है, वो बस सूंघ कर सब बता देता। आगे चलकर कुछ सालों में उसने थोड़ा बहुत बोलना भी सीख ही लिया। जब वो 13 साल का हुआ तो अनाथालय में अब उसके रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। मजबूर होकर मैडम गेलार्ड ने ग्रेनोई को एक चमड़े के व्यापारी के हाथों चंद पैसों में बेच दिया। उधर कुछ लुटेरे पहले से ही मैडम गेलार्ड के उन पैसों पर नजर गड़ाए बैठे थे। जब वो सौदे के पैसे लेकर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उन लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या करके सारे पैसे छीन कर ले गए। खरीदे जाने के बाद ग्रेनोई को एक टैनरी में मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया। उस दौर में चमड़ा बनाने वाली इन फैक्ट्रियों की हालत इतनी खराब थी कि वहाँ काम करने वाले इंसान की औसत उम्र सिर्फ 5 साल मानी जाती थी। वहाँ का माहौल घातक केमिकल्स, बदबूदार पानी और ऐसी गंदगी से भरा था जहाँ ज्यादातर लोग घुट घुट कर जल्दी मर
मर जाते थे। एक दिन उस फैक्ट्री का मालिक किसी काम के सिलसिले में ग्रेनोई को अपने साथ शहर ले गया। शहर की भीड़ भाड़ के बीच वहीं पहली बार ग्रेनोई को यह अजीब सा एहसास हुआ कि ये जगह तो अनगिनत और नई खुशबुओं से भरी पड़ी है। हवा में हजारों तरह की अलग अलग स्मेल्स तैर रही थी, कहीं फूलों की, कहीं मसालों की, कहीं परफ्यूम्स की, तो कहीं आम इंसानों की। तभी अचानक उसकी तेज नाक ने एक ऐसी बेहतरीन खुशबू पकड़ी जैसी उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस वक्त उसका मालिक पास ही एक परफ्यूम की दुकान के बगल वाले व्यापारी के साथ अपनी डील में बिजी था। मौका पाकर ग्रेनोई उस अनजानी खुशबू को सूंघते सीधा उस बड़ी परफ्यूम की दुकान तक जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि अमीर लोग तरह तरह के महंगे परफ्यूम खरीद रहे हैं। उसी वक्त दुकानदार ने एक मोहतरमा को अपनी एक नई क्रिएशन सुंघाई। उसकी महक से वो औरत इस कदर मंत्रमुग्ध हो गई कि उसने खुश होकर कहा, जनाब आप तो वाकई में एक शानदार कलाकार हैं। लेकिन ठीक उसी पल ग्रेनोई की नाक तक उस परफ्यूम से भी कहीं ज्यादा मोहक और असरदार खुशबू टकराई। ये खुशबू किसी बनावटी परफ्यूम की नहीं बल्कि एक जवान लड़की की थी जो वहीं गली में फल बेच रही थी। उस लड़की की महक ने उसे बिल्कुल पागल सा कर दिया, जिसके चलते वो बिना सोचे उसके बेहद करीब जा पहुंचा। अचानक उसे अपने इतना पास देखकर लड़की चौंकी और उसने डरते हुए पूछा, क्या आप फल खरीदना चाहते हैं? मगर ग्रेनोई बिल्कुल चुप रहा और बस उसे एक टक घूरता ही रहा। जब लड़की ने उसे फल देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने फल लेने के बजाय सीधा उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और उसे पागलों की तरह सूंघने लगा। उस अजीब हरकत से लड़की डर गई और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग निकली। लेकिन ग्रेनोई कहाँ रुकने वाला था। वो उसकी खुशबू का पीछा करते करते आखिरकार उसके घर तक जा पहुंचा। रात के अंधेरे में वो दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ जहाँ वो लड़की बिल्कुल अकेली थी। जैसे ही उसने मुड़कर अपने पीछे ग्रेनोई को खड़ा देखा वो बुरी तरह घबरा गई और जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर कोई वहाँ न आ जाए इसलिए ग्रेनोई ने घबराहट में जल्दी से उसका मुंह दबा लिया। तभी उस गली से एक अनजान कपल गुजरा और जब तक वो दोनों वहाँ से दूर नहीं चले गए ग्रेनोई ने उस लड़की का मुंह ठीक वैसे ही दबाए रखा। मगर इसका नतीजा ये हुआ कि सांस रुक जाने की वजह से उस बेगुनाह लड़की की वही मौत हो गई। ये देखकर ग्रेनोई को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वो उस लड़की की जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया कि मरने के बाद भी उस लड़की की स्किन से वो रेयर और बेहतरीन खुशबू उठ रही थी। उसने बिना वक्त गवाए उसे निर्वस्त्र किया और उसके बॉडी के हर हिस्से की खुशबू को जी भरकर अपने अंदर समा लिया। ये एक तरह से उसका पहला शिकार था। जब वो आधी रात को वापस फैक्ट्री लौटा तो उसके मालिक ने गुस्से में उसे बुरी तरह पीटा और धमकी दी कि अगर अगली बार बिना बताए गायब हुआ तो वो उसकी जान ले लेगा। मार पड़ने के बावजूद उस रात ग्रेनोई की आंखों में नींद नहीं थी। उसके जागने की वजह वो पड़ने वाली मार नहीं थी बल्कि उस लड़की की अद्भुत गंध थी जिसने अब उसे उसकी जिंदगी का एक क्लियर रास्ता दिखा दिया था। उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि इस दुनिया में उसका जन्म आखिर क्यों हुआ है। वो जन्म से ही दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू को पकड़ने और उसे हमेशा के लिए कैद करने के मकसद से ही पैदा हुआ है। उस दौर में पेरिस के अंदर करीब 1 दर्जन मशहूर परफ्यूमर हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था इटालियन परफ्यूमर ग्यूसेप बाल्डनी जिसकी आलीशान दुकान एक पुल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित थी। करीब 3 साल पहले तक बाल्डनी इस धंधे के अकेले बादशाह माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में नए और मॉडर्न परफ्यूमर्स की एंट्री हुई बाल्डनी की दुकान लगभग सुनसान पड़ चुकी थी। इन दिनों पेरिस के बाजार में एक नए परफ्यूम ने बहुत धूम मचा रखी थी। ये वही परफ्यूम था जिसे ग्रेनोई ने फूल वाली लड़की से मिलने से ठीक पहले दुकान में महसूस किया था। हर कोई उसी नई खुशबू का दीवाना हो चुका था। अपने खोते हुए रुतबे को वापस पाने के लिए बाल्डनी ने भी उसकी खुशबू की कड़ी जांच की। उन्होंने पहचान लिया था कि उसमें नींबू के तेल, लौंग के रस और जाने किन किन छुपी हुई एलिमेंट्स का मिक्सचर मिला हुआ था। उन्होंने उस खुशबू को अपनी लैब में रिक्रिएट करने की कई बार कोशिश की लेकिन हर बार वो बुरी तरह फेल होते रहे। आखिरकार थक हार कर वो उस रात परेशानी की हालत में अपनी कुर्सी पर ही सो गए। तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर ग्रेनोई खड़ा था जो उनके ऑर्डर की हुई बकरी की खाल लेकर आया था। बाल्डनी ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने को कहा। ग्रेनोई अंदर तो चला गया लेकिन उसकी बारीक नजर वहाँ रखी हर एक चीज पर गड़ी हुई थी। वहाँ मौजूद हर बोतल, हर छोटी शीशी और हर तरह के तेल को वो बस अपनी जगह खड़े खड़े एक एक करके सूंघता जा रहा था। इस दौरान बाल्डनी ने उस खाल की जांच की और सेटिस्फाई होकर बोले कि ठीक है लेकिन अभी वो उसके पैसे नहीं देंगे बल्कि कुछ दिनों बाद खुद फैक्ट्री आकर दे देंगे। ये सुनकर ग्रेनोई ने बहुत ही शांत लहजे में उनसे पूछा, क्या आप इस लेदर की स्मेल को हटाने के लिए परफ्यूम बनाने की सोच रहे हैं? ये सुनते ही बाल्डनी ने हैरानी से उस अजीब लड़के की ओर देखा और हामी भरी। इस पर ग्रेनोई आगे बोला कि अगर वो इजाजत दे तो वो वहीं रखे सामान से उनके लिए एक बेहतरीन परफ्यूम बना सकता है। बाल्डनी ये सुनकर हंसे और बोले, तुम्हें परफ्यूम बनाना आता है? ग्रेनोई ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और बस अपनी नाक के सहारे उन रखी हुई शीशियों से एक एक खुशबू उठाने लगा। उसने किसी लिखे हुए नुस्खे या फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि बस अपने सूंघने की ताकत से उन इंग्रेडिएंट्स को एक के बाद एक आपस में मिलाता चला गया। कुछ ही देर बाद उसने जो मिक्सचर तैयार किया उसकी खुशबू इतनी अनप्रेडिक्टेबल और लाजवाब थी कि बाल्डनी उसे सूंघते ही कुछ पलों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वो चमत्कारी परफ्यूम उनके पूरे करियर में अब तक की सबसे बेहतरीन क्रिएशन से भी लाख गुना बेहतर था। ये देखते ही बाल्डनी ने तुरंत तय कर लिया कि इस हुनरबाज लड़के को वो किसी भी हाल में खो नहीं सकता।
थे। अगले ही दिन उन्होंने मालिक को एक भारी रकम देकर ग्रेनोई को पूरी तरह खरीद लिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही ग्रेनोई वहाँ से निकला, ठीक उसके अगले पल उसका पुराना मालिक एक अजीब एक्सीडेंट का शिकार होकर मारा गया। मानो ये तय था कि ग्रेनोई जिस किसी का भी साथ छोड़ता, उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती थी। खैर, उस वक्त बाल्डिनी का ग्रेनोई को खरीदने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। वो दोनों मिलकर उस नई जगह पर तरह तरह की फ्रेग्रेंस वाले ऐसे परफ्यूम बनाने लगे जो मार्केट में रातों रात काफी फेमस हो गए। यहाँ तक कि उनकी वजह से बाल्डिनी का खोया हुआ गौरव और व्यापार भी पूरी तरह लौट आया। अपनी इस नई कामयाबी की खुशी में एक दिन बाल्डिनी ने ग्रेनोई को एक खास राज बताया। उन्होंने समझाया कि एक मुकम्मल परफ्यूम बनाने में कुल 12 नोट्स की जरूरत होती है, जो 3 अलग अलग हिस्सों में बांटे जाते हैं। पहला हिस्सा होता है हेड नोट, यानी परफ्यूम की पहली छाप, जो लगाने के बाद सिर्फ कुछ मिनटों तक ही रहती है। दूसरा हिस्सा होता है हार्ट नोट, जो उस परफ्यूम की थीम या असली पहचान तय करता है। और आखिर में आता है बेस नोट, जो असल में किसी भी इत्र की जान होता है और कई दिनों तक उसकी खुशबू को बनाए रखता है। बाल्डिनी ने आगे बताया कि प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि अगर कोई इन 12 नोट्स के बाद एक 13वां नोट भी बना ले, तो उन 13 के मिक्सचर से एक ऐसा जादुई परफ्यूम बनेगा जिसे सूंघते ही इंसान अपना आपा पूरी तरह खो बैठेगा। उसे लगेगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उसे एक पल में मिल गई, जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गया हो। ये सिर्फ बनावटी बातें नहीं थी। कहा जाता था कि सदियों पहले ऐसा ही एक परफ्यूम किसी फिरौन के मकबरे में सचमुच मिला था, जिसे सूंघने वाले लोग एक स्वर्गीय अनुभूति में खो गए थे। लेकिन अफसोस, दुनिया में आज तक कोई भी मॉडर्न परफ्यूमर उस 13वें नोट को नहीं बना सका था। ये रहस्यमयी बात सुनते ही ग्रेनोई की आंखों में एक चमक आई और वो बोला, मास्टर, मैं वो 13वां नोट बनाऊंगा, बस आप मुझे ये सिखा दीजिए कि किसी भी चीज की खुशबू को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन बाल्डिनी ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। इस इनकार से ग्रेनोई अब अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा, क्योंकि रात को सोते वक्त उसे हमेशा उस पहली लड़की के सपने आते थे और उसकी खुशबू के लिए वो अंदर से पागल हुआ जा रहा था। आखिरकार उसने मास्टर के सामने एक डील पेश की और कहा, मैं आपके धंधे के लिए जितने चाहे उतने परफ्यूम बनाकर दूंगा, बस एक बार मुझे खुशबू को कैद करने का आखिरी तरीका सिखा दीजिए। उसके अंदर उस कला को सीखने की ऐसी भूख थी कि आखिरकार बाल्डिनी को उसे सिखाना ही पड़ा। उन्होंने ग्रेनोई को सिखाया कि कैसे उबालकर गुलाब के फूल की खुशबू को पानी में कैद किया जाता है। ये सीखते ही ग्रेनोई उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके आसपास की अलग अलग चीजों की खुशबू कैद करने की लगातार कोशिश करने लगा, पर बार बार फेल होने की वजह से एक दिन वो बुरी तरह झुंझला गया और गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगा। तभी अचानक उसकी ये हरकत पकड़ी गई। जब बाल्डिनी उधर पहुंचे तो ग्रेनोई ने गुस्से में उनसे कहा, आपने मुझसे झूठ बोला है। उसने बचाव में अपने कुछ सैंपल उन्हें सुंघाने की कोशिश की, जिसमें उसने सीसा, लोहा और तांबा जैसे मेटल्स डाले थे, लेकिन जाहिर है किसी की भी खुशबू कैद नहीं हो पाई थी। बाल्डिनी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए कि आखिर किस तरह का पागल इंसान है जो मेटल्स की खुशबू कैद करने पर रिसर्च कर रहा है। तभी अचानक बाल्डिनी की नजर उबलते हुए उस बर्तन पर पड़ी, जिसमें ग्रेनोई ने एक बिल्ली को उबाल दिया था। ये देखकर वे भड़क उठे। ग्रेनोई स्तब्ध खड़ा बस उनकी झिड़कियां और डांट सुनता रहा और फिर अचानक चक्कर खाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने चेकअप के बाद बताया कि ये सब टैनरी फैक्ट्री में लंबे समय तक जहरीले माहौल में काम करने का नतीजा है। उसका शरीर धीरे धीरे उन केमिकल्स के जहर से भर चुका है और अब वो मर रहा है। ये सुनकर बाल्डिनी अंदर तक डर गए, क्योंकि अगर ग्रेनोई मर गया तो उनका चल पड़ा धंधा फिर से बर्बाद हो जाएगा। तभी अचानक ग्रेनोई को थोड़ा होश आया। मौत के मुंह में होने के बावजूद उसके होठों पर अब भी वही सवाल था। उसने कांपते हुए पूछा, क्या कोई और तरीका है जिससे किसी भी चीज की खुशबू को कैद किया जा सके? बाल्डिनी ने तसल्ली देते हुए कहा कि ऐसा एक तरीका जरूर है, लेकिन उन्हें वो खुद नहीं आता। वो तरीका सिर्फ ग्रास नाम की जगह पर ही सिखाया जाता है। उस नई उम्मीद के मिलते ही धीरे धीरे ग्रेनोई ठीक होने लगा, लेकिन ग्रास पहुंचने और वहाँ ठीक से काम करने के लिए उसे पहचान के कागजों की सख्त जरूरत थी। बाल्डिनी ने उसे ये सारे जरूरी कागजात देने का वादा किया। बदले में ग्रेनोई ने जाते जाते तरह तरह के बेहतरीन परफ्यूम्स के हजारों फॉर्मूले लिखकर उन्हें सौंप दिए। वो खजाना पाकर बाल्डिनी बेहद खुश हुए और उन्होंने ग्रेनोई को खुशी खुशी विदा कर दिया। मास्टर को लगा कि अब उनके पास पूरी जिंदगी की सक्सेस की चाबी आ चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात अचानक नदी किनारे उनकी आलीशान इमारत ढह गई और बाल्डिनी उसी मलबे में बुरी तरह दबकर मारे गए। उधर ग्रेनोई अपना लंबा सफर तय करके कुछ दिनों बाद खुले पहाड़ों के बीच एक गुफा तक जा पहुंचा। शुरू में वो वहाँ बस एक रात रुकने के लिए गया था, लेकिन फिर वो वहीं का होकर रह गया, क्योंकि उस जगह पर उसके अपने कपड़ों के अलावा किसी भी बाहरी खुशबू का नामो निशान तक नहीं था। ना वहाँ इंसान था, ना जानवर, ना पेड़ और ना मिट्टी। वहाँ पड़े पत्थर भी जैसे पूरी तरह निर्जीव थे। उस अजीब खामोशी में उसे पहली बार बड़ा सुकून मिला, लेकिन थोड़े वक्त बाद उसने महसूस किया कि उसके अपने शरीर से किसी भी तरह की कोई खुशबू ही नहीं आती। उसने नहाया धोया, कई बार अपनी स्किन को जांचा, मगर कुछ महक नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो महक के वजूद से ही खाली हो। ऐसा आखिर क्यों था? इसका जवाब शायद सिर्फ ग्रास में ही छिपा था, और इसलिए उसने एक बार फिर अपनी यात्रा उस शहर की ओर शुरू की जहाँ खुशबू को अमर बनाना सिखाया जाता था। जब वो आखिरकार ग्रास शहर के करीब पहुंचा तो अचानक उसे एक बग्घी दिखी, जिसके अंदर बिल्कुल एक अप्सरा जैसी लड़की बैठी थी। उसकी बेहतरीन खुशबू से उसका रोम रोम खिल उठा।
फिर क्या था, वो उस बग्घी का पीछा करते हुए सीधा ग्रास जा पहुंचा। गेट पर अपने पहचान के कागजात दिखाते ही उसे आसानी से शहर में एंट्री मिल गई। वो बिना रुके उस अप्सरा की खुशबू सूंघते हुए ठीक उसके घर तक जा पहुंचा। वो लड़की जो करती, ग्रेनोई बाहर से ही उसके हर एक मोमेंट को महसूस कर रहा था। उसने रात वहीं बिताई और सुबह जैसे ही मौका मिला वो दीवार फांद कर घर के अंदर घुस गया। फिर उसे वो लड़की खुली बालकनी में दिखी जो फूल तोड़कर लाई थी ताकि उन्हें अपनी माँ के स्मारक पर चढ़ा सके। ठीक उसी वक्त उसके पिता ने उसे पुकारा और तब जाकर ग्रेनोई को उस अप्सरा का नाम पता चला। उसका नाम था लौरा। खैर, इसी शहर में दूसरी ओर एक नौजवान लड़का और लड़की खेत में काम करते थे, जिनके बीच अभी अभी प्यार पनपना शुरू हुआ था। फूलों की कटाई करते वक्त भी उनके बीच नोक झोंक चलती ही रहती थी। वहाँ से कटाई के बाद इन ताजे फूलों को सेंट बनाने वाली बड़ी कंपनियों में भेजा जाता था। उन्हीं में से एक जानी मानी कंपनी में ग्रेनोई की ज्वाइनिंग भी हो गई। अपनी अद्भुत स्किल्स के चलते वो कुछ ही दिनों में उस कंपनी की ओनर मैडम अर्नुल्फी की अच्छी नजर में आ गया। लेकिन ग्रेनोई की इस बढ़ती हुई पहचान के कारण मैडम अर्नुल्फी के सुपरवाइजर को उससे चिढ़ होने लगी थी, इसलिए वो उसे हर वक्त अजीब कामों से परेशान करता रहता। अब रात को हम दोबारा उन खेतों वाले नौजवान प्रेमियों को देखते हैं जिन्होंने अकेले में मिलने का एक बहाना ढूंढ ही लिया था। लड़का मिलने के लिए बेताब था, लेकिन लड़की नखरे करने लगी और तो और उसे रिझाने के लिए छप्पर पर जा चढ़ी। फिर उसने मजाक में सीढ़ी समेत लड़के को नीचे धकेल दिया। लड़का उससे गुस्सा हो गया और वहाँ से लड़की को उसी कमरे में बंद करके चला गया। हे वेट! अब लड़की ऊपर परेशान होकर चिल्लाने लगी और तभी किसी ने आकर उसके लिए छप्पर पर सीढ़ी लगा दी, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। अगले दिन सुबह उस लड़की की लाश उस बड़े शीशे के टैंक में मिली जिसमें फूलों को उबाल कर उनकी खुशबू निकाली जाती थी। मामला पूरी तरह सेट था क्योंकि अब उसके जिस्म की खुशबू निकालने की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक किसी के आने की आहट सुनकर ग्रेनोई ने उस टैंक को तुरंत एक बोरे से ढक दिया। बाहर एक वर्कर सुगंधित फूल लेकर आई हुई थी। इस बीच उसके अंदर ये जानने की बड़ी इच्छा जाग उठी कि आखिर इन फूलों से सेंट बनाया कैसे जाता है। वो ये देखने अंदर लैब में गई तो ग्रेनोई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उस महिला को कुछ भी छूने से सख्ती से मना कर दिया। इतने में मैडम अर्नुल्फी भी वहाँ पहुँच गई। बॉयलर को इस तरह ढका हुआ देखकर उन्होंने सवाल किया। ग्रेनोई ने बचाव में कहा कि वो कंपनी के लिए नई खुशबू इजाद करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये सुनते ही सुपरवाइजर ने आगे बढ़कर पानी को सूंघ कर चेक किया, लेकिन उसकी एएम नाक को कोई गंध महसूस नहीं हुई। उसने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट फेल है और इस पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। लेकिन ग्रेनोई कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने तरीकों को सुधारने के लिए एक वैश्य को हायर किया। अपने साथ वो किसी अनजान जानवर की चर्बी भी लेकर गया था। चर्बी देखते ही औरत परेशान हो गई कि आखिर ये आदमी क्या करने वाला है। ग्रेनोई ने शांति से बताया कि वो एक परफ्यूम बनाने वाला है जिसके लिए उसे उसके बदन की खुशबू की जरूरत है। औरत पैसे के लिए मान गई। वहीं पर उस औरत का पालतू डॉगी भी ये सब देख रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उस औरत ने ग्रेनोई के पास एक चाकू देखा वो घबरा कर भड़क उठी। मजबूरन ग्रेनोई ने उस लड़की को वहीं ढेर कर दिया। फिर उसने बड़े सलीके से उसके सारे बाल काट दिए और उसके पूरे शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत लगाकर उसे कपड़े में लपेट दिया। ये इसलिए ताकि कुछ घंटों में उस औरत के शरीर की सारी नेचुरल खुशबू उस चर्बी में समा जाए। ये प्रोसेस काफी लंबी और थकाऊ थी, लेकिन ग्रेनोई पूरी दृढ़ता और सब्र से करता रहा। कई घंटों के बाद उसने उस चर्बी को खुरच कर आराम से इकट्ठा किया और अपने काम की जगह यानी कंपनी में ले गया। वहाँ उसने उस चर्बी को उस औरत के काटे हुए बालों के साथ मिलाया। फिर उसे उबाला, छाना और कई बार तब तक फिल्टर किया जब तक कि वो खुशबू बिल्कुल प्योर रूप में बाहर ना गई। दूसरी ओर शहर में उस औरत की बेरहमी से हुई मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ असल में क्या भयानक हुआ था। तभी अचानक एक अजीब बात हुई। उस औरत का पालतू कुत्ता जैसे ही अपनी मालकिन की बची हुई खुशबू सूंघने लगा, वो हवा के सहारे सीधा ग्रेनोई तक जा पहुंचा। अब सब कुछ साफ था। ग्रेनोई ने सफलतापूर्वक उस औरत के शरीर की खुशबू को परफ्यूम के रूप में कैद कर लिया था। ये उसकी उस खौफनाक सफलता की पहली सीढ़ी थी, लेकिन वो यही रुकने वाला नहीं था। अब उसे ऐसी और 12 खुशबुओं की सख्त जरूरत थी। वो 12 नोट्स जो मिलकर उसका आखिरी 13वां नोट बना सके। अगली रात वही आलीशान घर था जहाँ लौरा का जन्मदिन मनाया जा रहा था। चारों तरफ रोशनी की रौनक और भीड़ थी। इसका फायदा उठाते हुए ग्रेनोई भी वहाँ मौजूद था। अपने अगले शिकार की तलाश में जब खेल के दौरान मोमबत्तियां बुझी तो लड़कियों ने लुक्का छिपी का एक खेल शुरू किया। इस खेल में लड़कों को अंधेरे में लड़कियों को ढूंढना था। इसी जगह पीछे एक छोटा भूल भुलैया भी था जहाँ लौरा और उसकी सहेलियां जाकर छिप गई। मौका देखते ही ग्रेनोई ने ठीक लौरा का पीछा किया। उसकी चाल धीमी, सटीक और बिल्कुल एक शिकारी की तरह थी, लेकिन उस रात भाग्य लौरा के साथ था और वो किसी तरह बच गई। खेल खत्म होने तक ग्रेनोई वहाँ से निकल चुका था, मगर जब सब मेहमान बाहर आए तो वहाँ अचानक एक सन्नाटा फैल गया। पता चला कि उस भूल भुलैया के अंदर से 2 कुमारी लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। असल में किसी की नजर से बचे हुए अब तक ग्रेनोई उन 2 लड़कियों की खुशबू निकालने की भयानक प्रोसेस शुरू कर चुका था। रात भर पूरा भूल भुलैया छान मारा गया, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिली। अगली सुबह एक पुल के नीचे बहते पानी में उनकी तैरती हुई लाशें मिली।
बाल उनके भी काटे हुए थे, शरीर नंगा था, जिसे देखते ही पूरे शहर में मौत का खौफ फैल गया। हालात को देखते हुए अदालत ने तुरंत कर्फ्यू लगाने की मांग उठी ताकि वो दरिंदा शहर की हदें पार करके भाग न सके। लेकिन वहाँ के कुछ लाला किस्म के व्यापारी इसका विरोध करने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि कर्फ्यू लगा तो कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा। जज ने भी उनकी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, इससे तो हमारा पूरा शहर ही दिवालिया हो जाएगा। लौरा के पिता ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, मगर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों बाद एक और कुमारी लड़की गायब हो गई। फिर उसके ठीक अगले दिन एक चरवाहे की लाश खेत में फेंक दी गई। उसके भी बाल काटे गए थे और शरीर निर्वस्त्र छोड़ दिया गया था। इन नए शिकारों को मिलाकर अब तक 4 लड़कियां मारी जा चुकी थी। तब जाकर आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी और शहर में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस को हर गली मोहल्ले में तैनात कर दिया गया, मगर इन पाबंदियों के बावजूद हत्याएं रुकी नहीं। ग्रेनोई एक के बाद एक खुशबू कैद करता जा रहा था। वो अब तक 5 नोट्स बना चुका था, 5 अलग अलग खूबसूरत लड़कियों की खुशबुओं से। कुछ ही दिन गुजरे कि छठी लड़की भी उसका शिकार बन गई। शहर में दहशत अब अपने चरम पर थी और हेवली आर्म पुलिस पूरी तरह बेबस थी। उनके पास न कोई ठोस सुराग था, न कोई गवाह। इसी अफरा तफरी में 7वीं लड़की भी गायब हो गई। इन पैटर्न को देखकर अब तक लौरा के पिता को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि ये हत्यारा साधारण नहीं है। उन्होंने गौर किया कि जिन लड़कियों को निशाना बनाया गया वे सब कुंवारी थी और असाधारण रूप से खूबसूरत थी। यानी वो हत्यारा उनकी सुंदरता से कुछ न कुछ ले रहा था, चाहे वो बाल हो, नर्म त्वचा या कुछ हो। वो अब बाकियों से अलग ही एक लॉजिकल निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे। जब शहर के बड़े लोग इस मुद्दे पर चर्चा ही कर रहे थे कि तभी एक और खबर आई। 9वीं लड़की भी रातों रात गायब हो गई। अब ग्रास की हवा में सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो थी मौत के खौफ की गंध। कोई भी नौजवान लड़का अगर किसी लड़की के आसपास थोड़ा भी भटकने की कोशिश करता तो लड़कियां बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ती और पीट पीट कर उसका भरता बना देती। अगले ही दिन खबर आई कि 10वीं लड़की भी गायब हो गई है। अब लोग डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे, यहाँ तक कि रोशनी आने के छोटे छोटे झरोखे तक मजबूती से बंद करने लगे। एक आदमी अपनी खिड़कियां बंद करने के लिए जब यार्ड से लकड़ियां जमा कर रहा था, तभी अचानक उन लकड़ियों के ढेर में से उसे उसी 10वीं लड़की की लाश मिली। कुछ ही दिनों के भीतर 11वीं लड़की भी बिना किसी आहट के गायब हो गई। अब तक ग्रेनोई 11 नोट्स पूरी तरह बना चुका था। उसके उस जादुई 13वें परफ्यूम की कड़ी लगभग पूरी होने वाली थी। उसे अपना वो अल्टीमेट फॉर्मूला पूरा करने के लिए बस 2 और खुशबुएं चाहिए थी। लेकिन दूसरी ओर शहर में उसकी दहशत इस कदर फैल चुकी थी कि लोग अब डर के मारे अपने पड़ोसियों पर भी शक करते और बिना सोचे समझे किसी पर भी गोली चला देते। ग्रास अब किसी शहर से ज्यादा एक बंद घुटन भरी जेल बन चुका था।